यौन शोषण के आरोप में फंसे आसाराम बापू का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल उन्हें जोधपुर पुलिस के सामने पेश होना है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी गिरफ्तारी संभव है। अब सवाल यह है कि क्या आसाराम जोधपुर जाएंगे। वैसे पुलिस के सामने पेशी का डर उन पर इतना हावी हो गया है कि आज भोपाल में वो कई बार अपना आपा खो बैठे। ये सवाल इस समय पूछने का है, तेरे पास अक्ल जैसी कोई चीज है? सवाल पूछो नहीं कि भड़क जाते हैं आसाराम। सवाल पूछे, मैंने कब बोला? सच बयां करने की बजाय दूसरों को झूठा बताने लगते हैं आसाराम। मीडिया वाली हो गई, झूठ बोल। मैंने कब कहा सवाल पूछो? इस समय में ये भी ख्याल नहीं कि आम लोगों की आवाज उठाने की जिम्मेदारी पूरा करने वालों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। भोपाल में आसाराम इंडिया न्यूज की पत्रकार दीप्ति चौरसिया के एक सवाल पर भूल गए कि उन्हें इसका जवाब देना है। वो तो बदतमीजी पर उतर आए। ऊपर आरोपों के बाद अभी ये सवाल इस समय पूछने का है, तेरे पास अक्ल जैसी कोई चीज है? आपने बोला कि सवाल पूछे। झूठ बोलती है। ये अभी मीडिया वाली हो गई, झूठ बोलती है। इस समय में बोलूंगा तो सवाल पूछो। आपने आसाराम का पूरा तमाशा देख लिया। दरअसल आसाराम अपने आश्रम में एक शोक सभा में पहुंचे थे। इस दौरान उनके आश्रम के लोगों ने पत्रकारों को उनके पास तक पहुंचाया। आसाराम को पत्रकारों के यहाँ मौजूद होने से कोई खौफ नहीं थी। उन्हें गुस्सा इस सवाल पर आया कि बार बार उन पर लगे आरोपों पर सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। सवाल इस समय पूछने का कैसा झूठ बोलती है? आपको कुछ तो समझ लेना चाहिए, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। कैसे अनर्गल बातें पूछ रहे हो? सांच को आंच नहीं होती, लेकिन आसाराम हिचक रहे हैं। अगर एक महिला पत्रकार के सवाल पर उनका ये हाल है तो जोधपुर पुलिस जब सवालों की फहरिस्त लेकर सामने बैठेगी तब आसाराम क्या करेंगे। दीप्ति चौरसिया, भोपाल, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि आसाराम बापू को वही सरकार बचा रही है जिसके यहाँ उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात से डरे हुए हैं कि अगर उनकी पुलिस ने आसाराम बापू को गिरफ्तार किया तो राजस्थान की 40 विधानसभा सीटों पर आसाराम के समर्थक उनका काम बिगाड़ सकते हैं। अब भी पुलिस को यह साफ निर्देश नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए। आसाराम की दाल जब कहीं नहीं गली तो उन्होंने अब सीधे सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साध दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, कांग्रेस आसाराम पर पिल पड़ी। दूसरी ओर बीजेपी है जो धीरे धीरे आसाराम से किनारा करने दिखने लगी है। जो वो व्यथित हो गए जब उन्होंने सुना कि बापू की बंद कुटीर में लड़की का दुपट्टा रखना था और बाल रखने थे। खुद पर लगे आरोपों के पीछे साजिश की बात कहकर आसाराम ने अपने आश्रम संचालक की मौत की वजह को भी इससे जोड़ दिया। इसके बाद आसाराम ने वो कह डाला जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं कहा था। परिवार को नहीं, मेरे भक्तों को, सारे भक्तों को बताना है। अब और क्या आपको बताऊं, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे को लोग बताते हैं कि मैडम के इशारे से उनके सुपुत्र के ये सब हो रहा है। मैं कहा ठीक है भाई, करने दो जो भी करते हैं। सोनिया और राहुल पर आपने आसाराम के बोल सुन लिए, लेकिन अब जरा अपनी बात से आप आसाराम को पलटते देखिए। नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता हूँ। मैं आरोप किसी पे नहीं लगाता हूँ। मैंने जो सुना तो वो मैं बता रहा हूँ। आसाराम से जब पूछा गया कि उमा भारती ने आपका समर्थन किया है तो वो भड़क गए। यहाँ नहीं बोला था सवाल पूछे, तो झूठ बोलती। नहीं, कोई मेरे बचाव में नहीं है, गलत बात है। मेरे बचाव में कोई पार्टी नहीं है। आप मुझे सताने की कोशिश मत करिए। आसाराम के सियासी बोल पर कांग्रेस आपे से बाहर हो गई। हर आदमी जब पाप करता है राम का नाम लेते हैं। आसाराम जी, आप अपने हैसियत पहचानो। हमें को और कोई कामकाज नहीं है आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं। रेणुका चौधरी से जब पूछा गया कि उमा भारती आसाराम के समर्थन में है, इस पर उनकी जुबान जहर हो गई। उमा भारती जी को पूछे कि किस चीज से वो सर्टिफिकेट दे रही है इनकी मासूमियत की, और वो मासूम लड़की को जो बलिदान करने जा रहे हैं, तो ये तरीका है वो होता है? नॉनसेंस। कांग्रेस के हमले को देखते हुए बीजेपी के सुर भी बदल रहे हैं। प्रमाण हो तो अरेस्ट करना चाहिए, इसमें दो मत नहीं, करना चाहिए। आसाराम ने अपने ऊपर लगे आरोपों के पीछे सोनिया और राहुल का हाथ क्यों बताया, ये तो वही जाने। लेकिन जरा सूरत में नरेंद्र मोदी को लेकर आसाराम की ये बातें सुन लीजिए। कर्म योगी है। जैसे मोदी जी को मैं नमो नहीं कहता हूँ, ज्यादा मोदी मल बोलता हूँ।
कितना भी आंधी तूफान है, मल टिका है। 10 साल खींच के मल है ना, लल्लूपन जो होता तो। सोनिया और मोदी को लेकर आसाराम के ये अलग अलग सुर कई संकेत साफ कर रहे हैं। भोपाल से दीप्ति चौरसिया और दिल्ली से राकेश कुमार सिंह के साथ मिथिलेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। कौन सा सवाल पूछे, मैंने कब बोला अभी? यहाँ नहीं। अंदर की बात यह है कि आसाराम बापू के कानूनी सलाहकारों ने समझा दिया है कि अब गिरफ्तारी से बचने के लिए उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। ये देखकर वो कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में आसाराम बापू ने सोनिया और राहुल गांधी का नाम लेकर जो आरोप लगाए हैं, उसका एक ही मतलब समझ में आता है, और वो ये कि आसाराम बापू चाहते हैं कि बलात्कार केस में उनकी गिरफ्तारी को भी धार्मिक राजनीतिक रंग मिल जाए। आसाराम बापू के अंधभक्त तो पहले से ही विरोध करने वालों से खार खाए बैठे हैं। गुरुवार को इसका नमूना दिल्ली में जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव के आसपास दिखा, जिन्हें घेरकर आसाराम समर्थकों ने खूब हंगामा किया। इंडियन मुजाहिदीन के जिस सरगना की तलाश देश को सालों से थी, वो अब गिरफ्त में आ चुका है। बिहार में नेपाल सीमा से यासीन भटकल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये उम्मीद जगी है कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन की कई बड़ी साजिश से पर्दा उठ सकता है। एनआईए और बिहार पुलिस के नाम एक ऐसी कामयाबी दर्ज हुई है जिस पर उसकी पीठ पूरा देश थपथपा रहा है। देश भर में 50 से ज्यादा बम धमाकों के गुनहगार यासीन भटकल को मोतिहारी से एक और साथी असदुल्ला अख्तर के साथ गिरफ्तार किया गया। बाद में उसे मोतिहारी सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से एनआईए ने उसे 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया है। कल रात में यासीन भटकल हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के सोर्सेज से पकड़ा गया है, अंडर है इंट्रोगेशन चला है। बिहार पुलिस और एनआईए ने बड़ी सावधानी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। बिहार पुलिस और एनआईए की टीम ने मिलकर नेपाल सीमा के पास रक्सौल में इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए अपनी योजना के अनुसार कार्रवाई की गई। मोहम्मद अहमद सिद्दीकी और यासीन भटकल कर्नाटक का रहने वाला है, जबकि उसके साथ पकड़ा गया असदुल्ला अख्तर यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। असदुल्ला का काम इंडियन मुजाहिदीन के लिए बम प्लांट करना था। नेपाल बॉर्डर से ही आतंकी टुंडा की गिरफ्तारी के बाद भटकल को पकड़ने की मुहिम तेज हो गई थी। टुंडा ने यासीन पर कई अहम खुलासे किए। पिछले 7 दिनों से वो खुफिया एजेंसियों के रडार पर था। यासीन भटकल अपने भाई रियाज भटकल के साथ त्योहारों के दौरान दिल्ली, मुंबई समेत देश के कुछ अहम शहरों में सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक इसमें यासीन सहित 5 लोगों की एक टीम काम कर रही थी, लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी से देश को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। एनआईए को आखिरकार कामयाबी मिली और यासीन भटकल को गिरफ्तार कर लिया गया। गृह मंत्रालय सूत्रों की माने तो भारत के साथ 2 और देशों की खुफिया एजेंसियों ने सहयोग किया है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अंदर की बात यह है कि यासीन भटकल और उसके साथी असदुल्ला को बिहार में नेपाल सीमा से नहीं बल्कि नेपाल के पोखरा से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्त में लिया। इसमें नेपाली सुरक्षा एजेंसियों का उसे पूरा सहयोग मिला, जो अपने देश में आईएसआई और आतंकवादी संगठनों की बढ़ती सक्रियता से परेशान हैं। यासीन को बुधवार तड़के 3 बजे पकड़ा गया और सुबह 8 बजे इसे गिरफ्तार कर लिया गया। भारी बारिश के बीच इसे गिरफ्त में लेकर खुफिया एजेंसी मोतिहारी पहुंची। कम से कम 2 देशों की खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर यासीन गिरफ्त में आया। यासीन को पकड़ने के लिए चलाया गया खुफिया ऑपरेशन और भी कामयाब होता, बशर्ते यासीन के साथ उसका भाई रियाज भी पकड़ा जाता। सूत्रों के मुताबिक जिस जगह से यासीन और असदुल्ला को गिरफ्तार किया गया, वहां यासीन का भाई रियाज भी आया था, लेकिन रियाज को खुफिया ऑपरेशन की भनक लग गई और वो भाग निकला। सोनिया के सपने को पूरा करने के बाद अब यूपीए सरकार ने राहुल के सपने को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। गरीबों को कांग्रेस के हक में करने के लिए फूड सिक्योरिटी विधेयक संसद में पास हुआ और अब किसानों को पटाने के लिए भूमि अधिग्रहण विधेयक को लोकसभा में पास करा दिया गया। चुनाव से ठीक पहले दोनों बड़े कानूनों को पास कराकर कांग्रेस अपने 5 साल के तमाम आरोपों को पीछे धकेलना चाहती है। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने भूमि अधिग्रहण विधेयक को आज लोकसभा में पेश किया। सरकार की तरफ से इसे किसानों और आम लोगों के लिए बड़ी राहत देने वाला बताया गया है। participatory, informed, consultative and transparent process for land acquisition.
इस विधेयक को लेकर 2 सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसके बाद इसे पेश किया गया। बीजेपी और वाम दलों के 5 प्रमुख सुझावों को बिल में जगह मिली है, फिर भी विरोधी दल इससे खुश नहीं। गांव में रहने वाले किसानों की, गरीबों की जो चिंता की जानी चाहिए इस विधेयक के माध्यम से, और जिस गंभीरता के साथ चिंता की जानी चाहिए उतनी गंभीरता के साथ चिंता नहीं की गई है। अभी भी आप बिल है, इस बिल से तो पूरे किसान को बर्बाद करने का है। जिस कानून में कहीं भी रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, पुनर्वास का कोई व्यवस्था नहीं है, तो 80% अधिग्रहण जो होगा ये कानून के तहत, तो उसमें तो कोई ये नहीं है। लेकिन सरकार ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह गलत ठहराया। लैंड एक्विजिशन बिल से कोई असर नहीं पड़ेगा। ये किसानों को और जिनकी जमीनें हैं उनके साथ न्याय का कानून है। इस विधेयक में कहा गया है कि निजी परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण में 80% जमीन मालिकों की सहमति जरूरी है। विधेयक में ग्रामीण इलाकों में अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के लिए बाजार मूल्य से 4 गुना अधिक मुआवजे का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र में यह बाजार मूल्य से 2 गुना ज्यादा होगा। निजी सरकारी भागीदारी परियोजनाओं के लिए 70% जमीन पर मालिकों की सहमति अब जरूरी होगी। सरकार का दावा है कि इस विधेयक में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के बदले संतोषजनक मुआवजे का प्रावधान किया गया है, इससे विवाद की आशंका कम से कम हो जाए। राकेश कुमार सिंह के साथ मिथिलेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद जमीन अधिग्रहित करने वाली निजी कंपनियां या सरकारी संस्थान अधिग्रहित जमीन पर 5 साल में काम शुरू नहीं करते तो वो जमीन को वापस लिया जा सकता है। राज्य सरकार के पास 2 रास्ते होंगे। पहला रास्ता ये कि अगर चाहे तो जमीन उसके मूल मालिकों को वापस कर दे या फिर उसे अपने कब्जे में कर ले। अब तक निजी कंपनियां किसानों से अधिग्रहित जमीन को सालों बाद कई गुना दामों पर बेचती रही हैं, लेकिन अब अगर उन्होंने ऐसा किया तो बढ़ी हुई कीमत का 20% हिस्सा उन किसानों को देना होगा जिससे यह जमीन ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज मनमोहन सरकार और सीबीआई दोनों को जमकर फटकार लगी। अदालत ने सीबीआई को कहा कि जरा रफ्तार बढ़ाइए, फर्स्ट गियर में चलना ठीक नहीं, और सरकार से कहा कि फाइलें जब गायब थी तो एफआईआर पहले दर्ज क्यों नहीं कराई गई। कोयला घोटाले की गायब फाइलों को लेकर संसद में फजीहत के बाद अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर गायब फाइलों को लेकर अब तक एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई। कोर्ट ने कहा कि फाइलें गायब हो रही हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार गायब फाइल नहीं तलाश पाई तो इसकी सीबीआई जांच करवानी होगी। सरकार ने इस पर हामी भर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कोयला घोटाले की जांच में तेजी लाने को कहा। सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपी तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि अभी गाड़ी पहली गियर में ही चल रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा, जांच में तेजी लाई जाए। कोर्ट ने सरकार की खिंचाई की तो विपक्ष ने भी सरकार पर हमला बोल दिया। उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है, हम मांग करेंगे कि वैसे तुरंत मिसिंग फाइल के बारे में एफआईआर दर्ज करे सरकार, और अभी और कल भी ये विषय हम जोर शोर से सदन में उठाएंगे। कोयला घोटाले पर सरकार लगातार बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार जितनी ये कोशिश कर रही है वो उतनी ही फंसती हुई दिख रही है। आशीष सिन्हा के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि सरकार की हवाइयां उड़ी हुई हैं। उसे इस बात का अंदाजा है कि मामला तूल पकड़ चुका है और कोर्ट के सवालों के सामने उसके पास कोई वाजिब जवाब नहीं है। कोल ब्लॉक के आवंटन में गड़बड़ियां तो हुई ही हैं। अब गायब फाइलों की भी अगर सीबीआई जांच होगी तो दिल्ली में आज नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दस्तक दी। वो अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचे और सीधे बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर पहुंचे। यहां डिनर पार्टी है, इसमें नरेंद्र मोदी के साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के पार्टी सांसद और ज्यादातर आला नेता एक एक कर पहुंच रहे हैं। मोदी सबसे खुलकर बातें कर रहे हैं। मोदी की मौजूदगी में इस डिनर पार्टी में सबके बीच पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इसका एजेंडा 2014 के आम चुनावों के लिए मिशन 272 का है, यानी राजनाथ सिंह की अगुवाई में बीजेपी का राज कैसे लाया जाए। नरेंद्र मोदी इसीलिए ही खास तौर पर इस मीटिंग में पहुंचे हैं। वे आज ही अहमदाबाद लौट जाएंगे।
अंदर की बात यह है कि नितिन गडकरी को इस पार्टी के चलते ही नागपुर लौटना था, लेकिन नितिन ने टिकट कैंसिल करा ली। इसके पीछे की वजह मोदी की डिनर पार्टी तो थी, संघ की एक बैठक भी थी। आरएसएस की 2 दिन की कार्यकारी मंडल की बैठक दिल्ली में चल रही है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत आरएसएस के सारे बड़े नेता शामिल हैं। बाजार और रुपया टूटते टूटते आज संभला, और ऐसा संभला कि पिछले 15 दिन में एक दिन में रुपए की कीमत में जितनी मजबूती नहीं हुई थी उतनी आज हो गई। अब सवाल यह है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। एक दिन बात बन गई, लेकिन जब पूरी अर्थव्यवस्था डूब रही है तो इसमें सरकार लगातार बेहतर की गुंजाइश कहां से बना सकती है। लगातार बेहाल होता रुपया आज डॉलर के सामने थोड़ा बेहतर हुआ। रुपया आज 2 रुपए 25 पैसे मजबूत हुआ। 1 डॉलर की कीमत 66 रुपए 55 पैसे तक पहुंच गई। कैसे मजबूत हुआ रुपया? पहली वजह, डगमगाते बाजार में आज सेंसेक्स भी संभलता दिखा और ये 18,000 के अंक को पार कर गया, जिससे रुपए की सेहत सुधरी। दूसरी वजह, रुपए को संभालने के लिए आरबीआई ने ठोस उपाय किए। निर्यातकों और बैंकों की ओर से डॉलर की बिक्री की गई। डॉलर बेचने पर रुपए की कमाई हुई। तीसरी वजह, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरी। आरबीआई ने रुपए की गिरती कीमत को थामने के लिए 3 सरकारी तेल कंपनियों के लिए एक स्पेशल काउंटर खोलने का फैसला किया है। रुपया थोड़ा मजबूत हुआ, लेकिन सरकार अभी भी फिक्रमंद है। इकोनॉमी को लेकर गवर्नमेंट में इस पर विचार हो रहे हैं, चर्चा हो रही है कि इसका कैसे हम लोग समाधान करें। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार बताए कि आखिर वो कौन सा रामबाण है जो रुपए में जान फूंक सकता है। कम से कम जो अर्थव्यवस्था है उसका अनर्थ होने से पहले कुछ तो वो बताएं कि ये जो आर्थिक आपदा देश में आई है उसका समाधान कैसे होगा और कौन करेगा। सरकार ने विपक्ष के सवाल को सुन लिया है। अब प्रधानमंत्री कल राज्यसभा में रुपए की गिरती कीमत पर बयान देंगे। मिथिलेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में कहा कि वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हालात बुरे हैं और इसकी वजह कुछ घरेलू कारण भी हैं। प्रधानमंत्री कल संसद में इस बारे में बयान देंगे। इस बयान से ये भी साफ हो जाएगा कि तेल की कीमतों की बढ़ने की जो आशंका है वैसा होगा या नहीं। अंदर की बात यह है कि विपक्ष के हमले से सदन के चलने में दिक्कत आ रही है। भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में पास हो गया है और लगे हाथ उसे राज्यसभा में भी सरकार पास करवाना चाहती है। अगर प्रधानमंत्री बयान दे देते हैं तो विपक्ष का विरोध ठंडा पड़ जाएगा और बिल पास हो जाएगा। अंदर की बात में आज इतना ही, लेकिन चलते चलते दही हांडी